नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से ना केवल मैं आपको मॉडल पेपर के बारे में बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपका पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। ये किसी विश्वविद्यालय का पेपर है जो मेरे पास आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इस पेपर में देखा, तो मैंने सोचा कि ये तो राम मनोहर लोहिया के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, एमजे प्यारू बरेली के लिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए, जिसका शायद कल ही पेपर लगा हुआ है, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा, प्रोफेसर राजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों से कनेक्टेड कॉलेज में ये प्रश्न आ सकता है और ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। प्राचीन इतिहास में 2 पेपर होते हैं, जिनमें पहला पेपर आपका जो है वो धर्म, राजनीति या समाज को लेकर के है, वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर के प्राचीन भारत में जो रहा है उसके बारे में। लेकिन जो दूसरा पेपर आपका है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पॉलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, यानी कि मुद्रा शास्त्र भारत में, पेलियोग्राफी, एपिग्राफी और आर्कियोलॉजी के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ठीक है, इस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। बहरहाल अभी मैं सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र दिखाता हूं कि पेपर कैसे कैसे आते हैं, पेपर में प्रश्न कौन कौन से आते हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम पहले आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर उसके बाद में आपको उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। चलें, अब इस पेपर को देखिए, थोड़ा सा क्वालिटी आपकी मैंने बढ़ा दी है। मेरा चेहरा थोड़ा सा अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मुझे ये अभी दिखाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वालिटी कम होती है, क्योंकि बच्चे पेपर का पीडीएफ बना करके भेजते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। लेकिन जब मैं उत्तर बताऊंगा तो फुल एचडी क्वालिटी आपको दिखेगी, इसीलिए मैंने इसको टाइट कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको चटक दिखे। बीए पार्ट 3 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 अभी का पेपर है ये मुश्किल से 2-3-4 दिनों का पेपर है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ये पर पेपर कोड आपका लिखा हुआ है। देखें, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पॉलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। ये प्रश्न पत्र का नाम है। ये 2 घंटे की परीक्षा होगी और आपका 75 नंबर का पूर्णांक होता है। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही पैटर्न फॉलो होता है, बात ध्यान रखिएगा। आपसे नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर सेक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। बढ़िया निर्देश आपके दिए गए हैं और अधिकतर विश्वविद्यालय का पेपर पैटर्न जो होता है इसी प्रकार का होता है। सेक्शन ए से आते लघु उत्तरीय, सेक्शन बी से लघु उत्तरीय, सेक्शन सी से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आपका। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। देखिए, नोट लिखेंगे, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है, ऐसा कहा गया है। 10 क्वेश्चन से 3-3 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए, सभी में यही क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या आपका हो जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, पाटेश्वरी, सभी में ही आपका पैटर्न रहेगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार के बारे में बताएं। टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, बताना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जो है डिफिनिशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राक इतिहास की परिभाषा और विशेषताएं मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ऐसा आपको इससे पहले मैंने खुद भी नहीं समझाया होगा, जिस तरीके से मैं आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, स्तरीकरण का सिद्धांत बताएं। स्तरीकरण का मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण, यानी समाज में उच्चता से निम्नता क्रम में जो बंटवारा होता है वो उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यही होता है स्तर फिक्स करना। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, यानी मध्य पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं बताएं। पांचवा प्रश्न था, प्रश्न आपका पूछा गया था भैया, टेराकोटा ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सैंधव सभ्यता की जो मृदभांड कला है, मृद माने होता है मिट्टी, भांड माने होता है बर्तन, मिट्टी बनाने की, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को ही मृदभांड कला के नाम से जानते हैं। पूरा मैं विस्तार से आपको इसको भी समझाऊंगा। छठा प्रश्न है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कोलोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं बताएं, यानी ताम्र जहां पर तांबे की बढ़ोतरी रही है, तांबे की उत्पत्ति ज्यादातर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है एंटीक्विटी ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, भारत में सिक्कों की प्राचीनता के बारे में बताएं, यानी भारत में सिक्के कब से शुरू हुए बनना और वर्तमान तक बनने की जो प्रोसेस है उसकी पूरी प्रक्रिया प्राचीनता को बताने का प्रयास करें। आठवां क्वेश्चन आपका आ चुका है द एंटीक्विटी ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इन इंडिया, भारत में लेखन कला की प्राचीनता के बारे में बताएं, यानी कि भारत में जो लेखन कला है स्क्रिप्ट वो कब से विकसित हुई। अगला क्वेश्चन से अशोकाज रॉक एडिक्ट्स नंबर 1, अशोक का प्रथम शिलालेख क्या रहा है उसके बारे में हमको बताना है, वो क्या था, कहाँ है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना है बारीकी के साथ। ठीक है, 100 शब्दों 50 शब्दों में बोला गया है, मैं आपको 100 शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए और आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में लिख पाए। अगला क्वेश्चन आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमारदेवी टाइप कॉइन, यानी चंद्रगुप्त प्रथम कुमारदेवी प्रकार के जो सिक्के चले हैं गुप्त काल में उसके बारे में आपको बताना है, तो मैं सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो डोंट मैटर, कोई टेंशन नहीं आपको लेना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। अब दूसरा खंड आपका है वेरी शॉर्ट सेक्शन बी, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको लघु त्रिय प्रश्न आपको लिखने होंगे। अटेम्प्ट कह रहा है कि एनी 3 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। राम मनोहर लोहिया पैटर्न हो जाएगा आपका 150 शब्दों में और 4 क्वेश्चंस आपके लिए बोलेगा। यही पैटर्न आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया में आपका आता है और यही पैटर्न आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अधिकतर यही पैटर्न रखते हैं। इन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी पेपर ऐसे ही आएगा आपका, यही सारे क्वेश्चन आने वाले, तो परेशान मत होइएगा। मैंने कुछ अपनी तरफ से भी प्रश्न रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न आपका जो कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के महत्वपूर्ण हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्योंकि धार्मिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम धर्म के बारे में जानकारी सिक्कों के माध्यम से ऐसे पता कर लेते हैं, क्योंकि सिक्कों पर देवी देवताओं की फोटो लगी होती है, सिक्कों पर ही हमारी जो मान्यताएं होती हैं उनकी फोटो लगी होती है, तो इसके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है। तो ये हम चीजों को लिखेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। अगला है डिस्कस द अर्बन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता की नगरीय विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं चर्चा करूंगा कि नगरीय विशेषताएं आखिरकार क्या क्या रही हैं सिंधु सभ्यता की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थ्रो लाइट ऑन द एंटीक्विटी ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता पर प्रकाश डालें, विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजी इज अ साइंस, प्रूव इट, पुरातत्व तो एक विज्ञान है, सिद्ध कीजिए। जो आर्कियोलॉजी है ये साइंस है या विज्ञान है, दोनों तर्कों को मैं समझूंगा और सिद्ध करूंगा कि आखिरकार ये विज्ञान कैसे है, वही आपको करना है। अगला क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि जिससे देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि के उद्भव यानी इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में जो तमाम सारे प्रिंसिपल्स हैं, तमाम सारे सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं, उन सिद्धांतों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रकाश डालने का मतलब यहाँ पर टार्च दिखाना नहीं, प्रकाश डालने का मतलब होता है बढ़िया तरीके से इसको लिखे समझाने का प्रयास करें। राइट शॉर्ट नोट ऑन कुषाण कॉइन्स एंड दियर रिलीजन, यानी कुषाण सिक्के एवं उनके धर्म पर टिप्पणी लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस द रोल ऑफ आयरन इन सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, यानी कुषाण, जो अगला क्वेश्चन आपका क्या चुका है, अगला क्वेश्चन आपका चुका भैया कि द्वितीय नागरिकरण में लोहे की भूमिका की चर्चा कीजिए। और 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है लघु उत्तरीय का, थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो ग्रीक कॉइन्स, हिंद यमन सिक्कों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस 100% आपकी परीक्षा में सारे प्रश्न आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चंस आपका इधर उधर का नहीं फंसने वाला, सब कुछ यही से आप देखेंगे पेपर में। सेक्शन यानी खंडसा की बात कीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए अभी मैं सभी के उत्तर को जानने वाला हूं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। 15 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको केवल 1 या 2 प्रश्न छाट करके करने होते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में किसी में 1 प्रश्न करने के लिए बोलता है, किसी में 2 प्रश्न करने के लिए बोलता है।
जैसा बोले आप कर दीजिएगा। प्रश्न है, गिव द डेफिनेशंस ऑफ द आर्कियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ जियोलॉजी, यानी पुरातत्व की परिभाषा दीजिए तथा भूगर्भ विज्ञान से इसका संबंध बताइए। वहीं अगला क्वेश्चन से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओसीपी, यानी कि ऑक्योर कलर्ड पेट्री, यानी एक्सप्लेन इट्स साइलेंट फीचर्स, यानी जो गैरिक मर्दभांड संस्कृति है इससे आप क्या समझते हैं और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपको समझाना है। जो मिट्टी बनाने की कला है, जो अलग अलग कलर के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनके बारे में। डिस्कस द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयाग प्रशस्ति पिलर आर्टिकल ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है प्रयाग प्रशस्ति का, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। समुद्रगुप्त ने कितनी विजय प्राप्त करी, समुद्रगुप्त का जो एक प्रकार से वर्चस्व रहा, वो वर्चस्व दिखाने का काम प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित प्रशस्ति है इनकी, जिसको हरिशेन ने लिखा है, उत्कीर्ण करवाया, वो चीजें। राइट एंड यस से ऑन ट्राइबल क्वाइंस, जनजातीय सिक्कों पर एक निबंध लिखिए। ये थे महोदय आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कुछ, मतलब इन सभी के उत्तर को बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा। एंशिएंट हिस्ट्री 5th सेमेस्टर का ये पेपर है। भारत में पुरातत्व, अभिलेख शास्त्र और पुरालिपि शास्त्र और मुद्रा शास्त्र, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पोलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, ये पेपर का नाम है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझते हैं। इनको आपको 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 100 से अधिक शब्दों में लिखने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए उत्तर लिखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो क्या है, ये तो पूछा गया है। प्रश्न क्या है आपका, पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल स्रोत। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनको आप, जैसे सिक्के मिल गए, जैसे कोई अभिलेख मिल गया तो वहां से जानकारी जो मिलती है, फिर सिक्के मिल गए, कोई आपका जैसे कोई भी चीज मिल गया उस समय का, कोई पाषाण मिल गया, कोई लेख मिल गया, तो वो सब चीज। पुरातात्विक स्रोत इतिहास लेखन के सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक आधार माने जाते हैं, क्योंकि ये किसी का पक्षपात नहीं करते। ये जो होता है उसका एग्जैक्ट जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं होती, जो होती ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि वस्तुनिष्ठता के साथ अपनी बातों का ये उत्तर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले होते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, जो हमको मिलते हैं। ये बेसिकली पत्थरों पर, स्तंभों पर और गुफाओं और तांबे के पत्रों पर लिखवाए जाते थे राजाओं महाराजाओं के द्वारा। ठीक है। अशोक के शिलालेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इसके उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमको अशोक के अभिलेखों के माध्यम से अशोक के बारे में और प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी खासी जानकारी देती है। आगे देखते, तो ये हो गया अभिलेख। दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत होता है मुद्राएं, क्वाइंस। क्वाइंस की बात की जाए तो सिक्कों से राजाओं के नाम के बारे में, चूंकि सिक्कों पर राजाओं के नाम वगैरह भी लिखे जाते हैं, ठीक है, उनकी धार्मिक रुचि, साम्राज्य की सीमा और आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी आपको दिखाई पड़ता है। तात्पर्य यह है कहने का कि सिक्कों से राजाओं के नाम, उनकी धार्मिक रुचि, साम्राज्य की सीमा कहाँ, क्योंकि जहां जहां तक सिक्के मिले उसका मतलब है कि वहां तक उस राजा की सीमा हुआ करती थी, तो सिक्कों से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो सिक्के भी एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तीसरा स्रोत होता है स्मारक, यानी कि घर द्वार जो होता है, महल दुमहला, वो सब, स्थापत्य कला, जैसे प्राचीन मंदिर हो गया, स्तूप हो गया, बिहार हो गया, तमाम सारे राजमहल हैं, जैसे सांची का स्तूप है या हड़प्पा के नगर के अवशेष जो मिले हैं, इनसे हम वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई ऐसा कैसा रहा होगा, किस तरीके से रहा होगा। इन सभी चीजों के माध्यम से हम जानकारी ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये जो जानकारी मिलती है थोड़ी सी सही होती है, क्योंकि इससे जो जानकारी मिलती है वो सही मिलती है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं होती। जबकि साहित्यिक स्रोतों में क्या होता है कि लेखक जो है, कवि जो होता है या लेखक जो होता है, वो राजा महाराजाओं की बड़ाई कर सकता है या उसकी बुराई कर सकता है, तो उसमें उसके खुद के विचार भी हो सकते हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है। उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है। उत्खनित पुरावशेष, मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड, औजार, गहने और मूर्तियां सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। तो हमको उत्खनित पुरावशेष भी मिले हैं
जैसे मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड, औजार, गहने, मूर्तियां तमाम सारी, ये भी जो होता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा लास्ट में लिखेंगे ये स्रोत निष्पक्ष होते हैं क्योंकि इनमें साहित्यिक स्रोतों की तरह बढ़ा चढ़ा करके लिखने की गुंजाइश इसमें कम होती है। ठीक है, इसमें जो जानकारी होती है वो सही सही होती है, फैक्चुअल जानकारी होती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर पुरातात्विक स्रोत क्या था आपने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राक इतिहास की परिभाषा में विशेषताएं बताएं। डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी इतिहास से पहले का काल। प्राक इतिहास या प्राक इतिहास मानव सभ्यता के उस काल को कहा जाता है महोदय जिसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। इतिहास के बारे में इस काल का पूरा ज्ञान केवल पुरातात्विक खुदाई में मिली वस्तुओं पर आधारित होता है, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो जानकारी मिलती है वही जानकारी, कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता, ना कोई सिक्के उक्के मिल जाते हैं, थोड़ा सा अवशेष स्थापत्य कला के मिल जाते हैं, बस यही सब मिलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, परिभाषा ये होगी कि भाई ये चीजें होती है। विशेषताएं, पहली बात तो लेखन कला का अभाव था। इस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता था, यानी इतिहास के पहले का जो मानव था वो। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि पाषाण उपकरण का प्रयोग करते थे, यानी मानव अपनी रक्षा और शिकार के लिए पत्थरों के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी, हंसिया इन सभी का प्रयोग करते थे। ये पत्थरों के ही बनाए होते थे। तीसरी विशेषता लिखेंगे जीवन शैली जो इनकी थी, पूरा पाषाण मतलब जो प्राक जो मानव है, ऐसे नहीं प्राक इतिहास के, यानी कि जो इतिहास से पहले के जो मनुष्य हैं, मनुष्य खाना बदोश हुआ करता। खाना बदोश माने होता है वो खाने के लिए चारे पानी की खोज में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य था खाना। वह शिकार यानी हंटिंग करता था, कंदमूल इकट्ठा करता था। कंदमूल फल होते हैं, कंद माने होता है जो ऊपर फड़ता है, मूल माने जो जड़ में फड़ता है, वैसे फलों को खोदा करते थे, उन्हीं को खा पी करके पेट अपना भरा करते थे। इन लोगों का जो आवास था बेटा, आवास की अगर बात करें, जो प्राक इतिहास के मानव रहे हैं, तो लोग गुफाओं या पेड़ों के नीचे रहते थे। बाद में आग और पहिए का आविष्कार हुआ, इसी काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। स्तरीकरण का सिद्धांत लिखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, तीसरा प्रश्न। देखिए स्तरीकरण का सिद्धांत पुरातत्व की एक वैज्ञानिक तकनीक है जो मूल रूप से भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी से प्रेरित होती है। ठीक है, प्रक्रिया, जब किसी ऐतिहासिक टीले की खुदाई की जाती है तो वहां मिट्टी की विभिन्न परतें मिलती हैं। नियम यह कहता है कि जो परत सबसे नीची होती है, सबसे नीचे होगी, वह सबसे प्राचीन काल की होगी, और जो सबसे ऊपर परत होगी वह सबसे नवीन काल की होगी, ऐसा माना जाता है। महत्व इसका यह है, यह सिद्धांत सापेक्षिक तिथि निर्धारण यानी कि रिलेटिव डेटिंग में मदद करता है। यदि दो अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष अलग अलग परतों में मिलते हैं तो स्तरीकरण के माध्यम से हम यह तय कर पाते हैं कि कौन सी सभ्यता पहले आई है और कौन सी सभ्यता बाद में आई है, क्योंकि एक स्तर में एक शिलाखंड की चट्टान एक परत जमी हुई है, फिर जब दूसरी वो आई है सभ्यता तो उसके दूसरी परत जम गई है, तो ऐसे हम ये पता लगा पाते हैं कौन सी परत पहले आई है कौन सी परत बाद में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी सभ्यता पहले आई है और कौन सी सभ्यता बाद में आई है। ठीक है, यह तकनीक खुदाई के दौरान ऐतिहासिक क्रम को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती है। ये होती है आपकी स्तरीकरण। ठीक है, चौथा आपका होता है मध्य पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर, मध्य पाषाणिक संस्कृति। देखिए मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल माना जाता है। बेसिकली संक्रमण का काल कहें, पुरापाषाण काल जो था सबसे पहला काल था मनुष्य का, उसके बाद में फिर आया मध्य पाषाण काल और उसके बाद में आया नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण का काल कहा जाता है। विशेषता इसकी लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, लघु पाषाण उपकरण। यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोलिथिक्स मतलब माइक्रोलिथ्स, यानी कि इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है पहचान ये थी लघु पाषाण मतलब किसकी, मध्य पाषाण काल की, कि बहुत छोटे और बारीक पत्थर के औजार यहाँ पर बनाए जाने लगे थे। आधे इंच से 2 इंच तक के ये औजार हुआ करते थे जिनका विकास हो चुका था। पशुपालन का भी प्रारंभ आपको मध्यकाल में देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा पाषाण काल में आपको नहीं दिखता है। मानव ने शिकार के साथ साथ जानवरों को जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी इन सभी को पालना भी सीख चुका था, मध्य पाषाण काल तक आते थे। ठीक है, यानी पालतू पशुओं को रखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा आवास और कला, मनुष्य ने नदियों के किनारे झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया और गुफाओं में चित्रकारी, जैसे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर आप देखेंगे तमाम प्रकार की चित्रकारी आपको दिखेगी।
आवास और कला इन सभी की चीजें भी धीरे धीरे करके यहाँ पर विकसित होनी शुरू हो चुकी थी। समाधान, मृतकों को दफनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया के प्रमाण भी आपको मध्य पाषाण काल तक आते थे, आपको दिखाई पड़ते हैं कि जो है यहाँ पर आपको वो भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की मृदभांड कला के बारे में बताएं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने में अत्यंत कुशल हुआ करते थे। ये लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, उसको पकाते थे। मृद भांड बेसिकली मिट्टी के बर्तन को ही कहते हैं। यहाँ के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक जो होता है कुहार के यहाँ पर चलता है। अधिकांश बर्तन लाल रंग के हुआ करते थे जिस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी लाल रंग के बर्तन अधिकतर आपको मिलेंगे, ठीक है, जिन पर काले रंग से कुछ चित्रकारी की जाती थी, मतलब लाल रंग का आधार बनेगा और काले रंग से उस पर लिखा जाएगा। रेड एंड ब्लैक वेयर इनको कहते हैं। चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों के साथ साथ मछली की आकृति, मोर की आकृति, पीपल के पत्तों की आकृति या फिर हिरण के चित्र आपको जो है बर्तनों में आपको दिखाई पड़ते थे। मिट्टी के बर्तनों में किसके चित्र? हिरण का चित्र हुआ, पीपल के पत्ते का चित्र हो सकता था, मोर का, मछली का, ये सब। और साथ ही साथ में इसे ज्यामितीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, शंकु, ये सभी जो भी बना पाते थे उधर उधर 3-4 भुजाओं को मिला करके बनाते थे। मूर्तियां भी बनाई गई सिंधु सभ्यता में। मिट्टी से बनी मातृ देवी की मूर्तियां, खिलौना, गाड़ियां, बैल और बंदर की मूर्तियां खुदाई में बड़ी मात्रा में आपको मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये मूर्तियां हाथ से बनाई जाती थी और उन्हें आग में पका करके उसको मजबूत करते थे, ठीक है। अभी कुम्हार के यहाँ कभी जाइएगा तो देखिए किस तरीके से मिट्टी के दियाली को, मिट्टी के दिए को किस तरीके से पकाता है। मैंने देखा है, मैंने पूरी प्रोसेस देखी है इसकी। यह कला सैंधव वासियों की तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड उनकी जो क्रिएटिव जो एक प्रकार से इंटरेस्ट है उसका एक प्रमाण है जीता जागता। यानी कलात्मक अभिरुचि और तकनीकी विकास सैंधव वासियों को दिखाता है ये। अगला प्रश्न आपका चुका है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं बताएं। इसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इस पेपर का या ऐसे ही हिंदी का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का, आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना तो एसएमएस आप कर दीजिएगा 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। इस पर 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिए। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप 5th सेमेस्टर, वैसे आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे। तो अभी क्या है कि 5th सेमेस्टर का पेपर चल रहा है तो आपके लिए विशेष ऑफर रख दिया गया नव वर्ष के उपलक्ष्य में। जो बच्चा 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करता है उसकी फीस मात्र 150 रुपए कर दी गई है। पहले 200 रुपए हुआ करती थी, अब ये 150 रुपए फीस कर दी गई है। जो बच्चा केवल 5th सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन करेगा यानी कि कोर्स मतलब कि पीडीएफ प्राप्त करना चाहेगा उसकी फीस 100 रुपीज रखी गई है। और जो बच्चा चाहता है गुरुजी हमको 5th सेमेस्टर का तो पेपर हो ही रहा है, हम उसको नहीं लेंगे, हम 6th सेमेस्टर में डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो 6th सेमेस्टर की फीस अभी से बच्चा वो 100 रुपए जमा कर सकता है। यानी कि 6th सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है। वैसे दोनों का एक साथ तो 200 रुपए पड़ता, लेकिन क्या है आपका ऑफर है तो अभी 150 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। लिमिटेड सीटेड होती है तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले ताकि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े। जब आप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहते हैं। वैसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर हमारी मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन जब पीडीएफ की बात आती है तो पीडीएफ जैसे और भी कंटेंट के पीडीएफ हैं वो सब आपको केवल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। 6th सेमेस्टर के तमाम सारे पीडीएफ नोट्स आपके जो है मिलेंगे, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका को करिकुलर का भी मिल जाएगा, ठीक है। को करिकुलर 6th सेमेस्टर में आपका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर मिल जाएगा बेटा? ये सब आपको मिल जाएगा 6th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर का सभी का मिल जाएगा आपका जो होगा। तो तुरंत एसएमएस करें। कैसे आपको पेमेंट कैसे करना है? जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर इतना सारा ये लिख करके अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, जैसे आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र जैसे एक सेमेस्टर का जुड़ना है तो 100 रुपए और दोनों का एक साल लेना तो 150 रुपए फीस आपको जमा कर देनी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं जो आपके घर में कोई चलाता हो, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के विषय आप देखो खुद ही एक सब्जेक्ट की अगर सीरीज खरीदते हैं तो काफी कम से कम 60 रुपए की पड़ती है एक सब्जेक्ट की। आप 4 पेपर मेजर के, एक माइनर का, 5 पेपर आपको देना है। 5 पेपर की सीरीज कितनी की हो जाएगी? 300 रुपए की। और आप हमसे जुड़ेंगे तो मात्र 100 रुपए में लग जाएगा और दोनों का एक साथ जुड़ जाते हैं तो आपका 600 रुपए वैसे पड़ेगा। सीरीज खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे तो आपको और महंगा पड़ेगा, लेकिन हमसे जुड़ेंगे तो मात्र 150 रुपए में सब कुछ आपको मिल जाएगा, 5th एंड 6th दोनों का। ये आपका फायदा होगा।
आपको किताब सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी अगर हमसे जुड़ेंगे तो। चलिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोलिथिक कल्चर। देखिए, जिस काल में, ये कौन सा काल है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर यानी स्टोन के साथ साथ तांबे यानी कॉपर का प्रयोग शुरू कर दिया था, उसी युग को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं, जो कि ताम्र और पाषाण दोनों के औजार, दोनों की वस्तुएं बनानी शुरू कर दी थी, या दोनों का ज्ञान लोगों को बढ़िया तरीके से हो चुका था। ऐसे युग को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। पहली विशेषता लिखेंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि। हड़प्पा के विपरीत यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी, क्योंकि ताम्र पाषाण युग जो था एक गांव की संस्कृति थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती, क्योंकि वहां पर नगर नियोजन था। वहां पर घर जो थे एक साइज के बने होते थे, नालियां जो होती थी एकदम घर के जस्ट बाहर होती थी, और ढकी नालियां होती थी, पक्की ईंटों की नालियां मिलती थी। ग्रिड सिस्टम पर पूरा का पूरा जो है सड़कों की व्यवस्था थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, ठीक है। और इस तरह जैसे आवास विकास कॉलोनी होती है, इस तरीके से कुछ सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ग्रामीण पृष्ठभूमि, हड़प्पा के विपरीत यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी। लोग कच्ची ईंटों और मिट्टी के घरों में यहाँ पर निवास करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों के घर आपको मिलेंगे। दूसरी विशेषता ताम्र पाषाण काल की ये है कि कृषि और पशुपालन, यानी ये लोग गाय, भेड़, बकरी, ये ऐसे पशुओं को पाला करते थे दूध के लिए, और गेहूं और चावल व दालों की खेती भी शुरू कर चुके थे ताम्र पाषाण काल के लोग। विशिष्ट जो मृदभांड रहा, इनकी विशिष्ट जो एक प्रकार से जो इनकी विशेषता रही है, वो रहा है तीसरी विशेषता, विशिष्ट मृदभांड का निर्माण करते थे। मिट्टी का बर्तन एक अजीब टाइप का होता था इनका। इस काल में काले और लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग अधिक मात्रा में आपको दिखता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी विशेषता रही है। चौथी विशेषता, धार्मिक विश्वास। मातृ देवी और वृषभ, वृषभ माने बैल की पूजा किया करते थे ये लोग। उनके साक्ष्य हमको मिलते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी पूजा हुआ करती थी, मातृ देवी की और वृषभ यानी बैल की। राजस्थान की आहाड़ और मध्य प्रदेश की जो कायथा, इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। आहाड़ संस्कृति भी कभी कभी कहते हैं कायथा, तो आहाड़ और कायथा राजस्थान की जो है प्रमुख रूप से फेमस है धार्मिक विश्वासों में। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की प्राचीनता, एंटीक्विटी ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सिक्के कब से आ रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए, भारत में सिक्कों का इतिहास ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले से ही सिक्के प्रचलन में थे भारत में। महाजनपद काल से ही सिक्कों का प्रचलन आपको भारत में दिख जाता है। आहत सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले भारत में हुआ। इसको पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। पंचमार्क सिक्का बोलो चाहे आहत सिक्का बोलो। आपसे प्रश्न पूछता है अति लघु उत्तरी में कि आहत सिक्के क्या होते हैं। पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के जिस पर कुछ चित्रकारी करी जाती है, इस पर कुछ मोहर लगाई जाती है, ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इन्हें धातु यानी चांदी या तांबे के टुकड़ों पर विशेष ठप्पा मार करके बनाया जाता था, एक मोहर लगाई जाती थी। इन पर कोई लेख नहीं होता था सिक्कों पर, केवल सूर्य, पेड़, मछली या हाथी ऐसे प्रतीक चिन्हों को उस पर ऐसे मोहर से छाप देते थे। जैसे कुछ भी आकार का चौखिंटा, टेढ़ा मेढ़ा होता था, कोई आकार ज्यादा नहीं होता था, लेकिन उस पर जो मोहर होती थी वो समान हुआ करती थी। अब वो चांदी का भी था, तांबे का भी सिक्का चलता था। साहित्यिक प्रमाण, वेदों में निष्क और सतनाम, वेदों में आपको सतनाम नाम के सिक्के मिलेंगे, निष्क नाम के सिक्के मिलेंगे, जिन्हें कुछ विद्वान मुद्रा का प्रारंभिक रूप मानते हैं। निष्क और सतनाम नाम के मुद्राएं जो मिली है वेदों में, इनका उल्लेख है, ये पहले सिक्के होते हैं ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सिक्कों की शुरुआत की बात की जाए तो सिक्कों की शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जो बार्टर सिस्टम था, यानी कि जैसे मान लेते वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास गेहूं हुआ है और हमारे पास चावल हुआ है। हमने आपको गेहूं दे दिया, आप हमको चावल दे दिए, यानी कि हम एक वस्तु दे करके जब हम दूसरी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन जब हम बेटा रुपया दे करके, सिक्का दे करके हम वस्तुओं को लेते तो उसी को मुद्रा विनिमय कहते हैं। तो मुद्रा के विकास से वस्तु विनिमय जो है वो उसका दर घटा और मुद्रा विनिमय जो था वो शुरू हो चुका था, यानी कि अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा भी प्रदान करी। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई, व्यापार और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलती सिक्कों के विकास से, जो कि पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखन कला की प्राचीनता, द एंटीक्विटी ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इन इंडिया, इसके बारे में बताएं। भारत में लेखन कला की प्राचीनता के बारे में बताएं। देखिए, भारत में लेखन कला की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। सिंधु लिपि,
हड़प्पा काल में लेखन के सबसे पुराने साक्ष्य आपको हड़प्पा में मिलते हैं, मोहरों पर मिलते हैं। हालांकि ये मोहरों पर लिखी चीजों को हम अब अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब विद्वान लगे हुए हैं, जैसे पढ़ देते तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली लिपि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन पठनीय लिपि मानी जाती है, जिसको पढ़ा जा सका है। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां जैसे कि देवनागरी लिपि इसी से निकली। जैसे कि जो ये लिखा हुआ जिस लिपि में, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, यह इधर से हम लोग जो है बाएं से दाएं लिखते हैं, ये आपकी होती है ब्राह्मी लिपि। और खारोष्ठी लिपि जो होती है वो इधर से लिखी जाती है, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू होती है। जैसे उर्दू वगैरह देखते हैं, उर्दू खारोष्ठी लिपि के अंतर्गत आती है, यहाँ से दाहिने से बाएं लिखी जाती है। जबकि हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे चीजों को। तो जो इधर से लिखे थे वो ब्राह्मी लिपि के पार्ट है, और जो उधर से लिखे थे वो सब खारोष्ठी लिपि से निकले हैं। विद्वानों के मत की अगर बात की जाए तो पाश्चात्य विद्वान मानते थे कि भारतीयों ने लिखना विदेशियों से सीखा, लेकिन आधुनिक शोधों और सोहगौरा ताम्रपत्र लेख से जैसे प्रमाणों ने सिद्ध होता है कि भारत में लेखन कला का विकास जो हुआ है वो स्वदेशी था, अपने लोगों ने खुद सीखा था। ठीक है, अत्यंत प्राचीन भारतीय लेखन कला रही है। तो सोहगौरा ताम्रपत्र लेख से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अशोक का प्रथम शिलालेख के बारे में बताएं। देखिए, अशोक का प्रथम शिलालेख उनके धम्म के प्रचार प्रसार और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। अशोक ने एक प्रकार से जब कलिंग का युद्ध इन्होंने जीता, उसमें भीषण नरसंहार देखा, ऐसे में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के पथ पर आगे बढ़े और कभी युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। विषय था इसमें पशु बलि का निषेध किया गया, इनके जो धम्म चक्र प्रवर्तन था। अशोक ने आदेश दिया कि उत्सवों के नाम पर जानवरों की हत्या भी अब नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई उत्सव हो तो जानवरों की हत्या नहीं की जाएगी। परिवर्तन, अशोक ने स्वीकार किया कि पहले राजकीय रसोई में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाते थे, लेकिन अब केवल दो मोर और एक हिरण मारा जाता है, और भविष्य में इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। पहले क्या होता था, सैकड़ों जीव मारे जाते थे रसोई में जब खाना बनता था राजघराने में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, दो मोर और एक हिरण की बात जो है वहां पर, उस समय बहुत प्राचीन समय की बात है, उस समय प्रथा रही होगी कुछ। ठीक है, लेकिन उसको भी अशोक ने कहा कि भविष्य में ऐसा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस तरीके से चीजें हुई। अशोक जो है इस भीषण नरसंहार देकर के एकदम से द्रवीभूत हो चुका था, वो धर्म में एकदम से लग चुका था। तमाम सारे धार्मिक खंभे लगवा रहा था, उस पर लेख लिखवा रहा था कि भाई जीव हत्या नहीं करनी है। या भीषण नरसंहार को देख करके विचलित हो चुका था। यह शिलालेख दर्शाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा जागी थी, क्योंकि उसने भीषण नरसंहार इससे पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी प्रकार का सिक्का। चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी टाइप कॉइन जो है उसके बारे में बताएं। लिखेंगे, यह गुप्तकालीन मुद्रा शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल कॉइन्स हुआ करता था। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार का सिक्का। विशेषता इसकी यह है कि सोने के सिक्के के मुख्य भाग यानी कि जो ऑब्जर्व्स राजा चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी रानी कुमार देवी की आकृतियां बनी हुई थी। राजा रानी को अंगूठी या कोई उपहार देते हुए इसमें दिखाए जाते थे इस सिक्कों में, इसीलिए इसको चंद्रगुप्त प्रथम और राजा रानी टाइप के सिक्के कहा जाता है। कुमार देवी और चंद्रगुप्त के यहाँ पर फोटो आपको दिखती थी। सिक्के पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी, श्री कुमार देवी अंकित हैं। पृष्ठभाग पर जो है क्या लिखा हुआ है, लिच्छवयः शब्द लिखा हुआ, यानी कि लिच्छवियों, लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवयः लिच्छवियों को भगाने वाला शब्द लिखा गया है। महत्व इसका यह है कि यह सिक्का गुप्तों और लिच्छवियों के बीच, लिच्छवियों के बीच, क्योंकि लिच्छवी लोग इससे युद्ध भी लड़े होंगे तो हारे ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन लिच्छवया हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लिच्छवी की कुमारी थी कुमार देवी, इसीलिए लिच्छवी दौहित्र किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र, लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। लिच्छवियों की पुत्री कौन थी, कुमार देवी। इसी कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं बेटा, लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, क्योंकि वो कुमार देवी का पुत्र था। कुमार देवी कौन थी, लिच्छवियों की पुत्री थी। लिच्छवी की पुत्री का पुत्र ही जो है कहा जाता था लिच्छवी दौहित्र, और ऐसे में समुद्रगुप्त जो थे वो लिच्छवी दौहित्र कहलाए। कुमार गुप्त के लड़के, सॉरी इनके लड़के हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के लड़के कौन है, समुद्रगुप्त हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यह सिक्का गुप्तों और लिच्छवियों के बीच हुए वैवाहिक गठबंधन को प्रमाणित करता है।
जिससे गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी लिच्छवियों ने। ये बात भी यहाँ पर दिखाई जाती है। अब हम खंडबाह्य यानी लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं। 250 शब्दों में जिनको या 200 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के महत्वपूर्ण है, इस कथन की विवेचना कीजिए। बिल्कुल, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास विशेष करके धार्मिक इतिहास के पुनर्निर्माण के में सिक्के एक अनिवार्य साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। सिक्कों के द्वारा ही हमको उस समय के धार्मिक चीजों के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के सिक्के भी सिक्कों पर फोटो लगी होती थी, लिखा रहता। सिक्कों पर अंकित देवी देवताओं की आकृतियां, धार्मिक चिन्ह और लेख तत्कालीन यानी उस समय के समाज की आस्थाओं को स्पष्ट करते कि उस समय व्यक्ति किस किस भगवान को मानते थे, कौन सा चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, पहली विशेषता। देखिए देवताओं का अंकन, कुषाण काल के सिक्कों पर आप देखेंगे भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। महात्मा बुद्ध की आकृतियां आपको मिलेगी। कुषाण काल के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, भगवान शंकर की और कार्तिकेय भगवान की मूर्ति आपको दिखेगी, जो दर्शाती है कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म भी फल फूल रहा था। हिंदू धर्म भी अपने एकदम से चरम पर हुआ करता था उस समय। ये बात भी क्लियर होती है कनिष्क के समय काल में। क्लियर। अगली विशेषता, धार्मिक प्रतीक। आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन पर सूर्य भगवान का जो है चिन्ह बना होता था, चंद्रमा का, और वृक्ष के चिन्ह प्रकृति पूजा की ओर संकेत करते हैं। भाई उस समय के लोग जो थे आहत सिक्कों के माध्यम से कि प्रकृति की पूजा किया करते थे, इसलिए सिक्कों पर उसकी जो है चीजों को अंकित करवाया करते थे। यहाँ पर यह भी क्लियर हो रहा है भाई वो लोग प्रकृति के पुजारी भी थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे, चंद्रमा की, वृक्ष की पूजा किया करते थे, तभी तो उस पर सिक्कों पर उनकी आकृतियां जमी हुई हैं। इसके अलावा राजाओं की उपाधियां भी आप देखते हैं सिक्कों के माध्यम से हमको पता चल जाती थी। गुप्त शासकों के सिक्कों पर परम भागवत जैसी उपाधियां लिखी हुई हैं, उनके वैष्णव अनुयायी होने का प्रमाण देती हैं। परम भागवत का मतलब होता है कि वो भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। तो गुप्त शासकों में आप देखते भगवान विष्णु के यानी कि वैष्णव धर्म जो है गुप्त धर्म में एकदम से फल फूल गया था। भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग काल कहा जाता है वो गुप्त काल को ही कहते हैं। धार्मिक सहिष्णुता भी आपको पता चल जाती है। हिंद यमन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों ने अपने सिक्कों पर भारतीय और यूनानी दोनों देवताओं को स्थान दिया, और दोनों देवताओं की जो है फोटो इस पर आपको दिखती है, जो उनकी धार्मिक उदारता को दर्शाता कि हिंदू और यमन दोनों के जो देवता थे लगभग में समानता रखते थे, और दोनों की फोटो जो है उस सिक्कों पर आपको दिखाई पड़ती है। इस प्रकार सिक्के न केवल आर्थिक स्थिति बताते हैं किसी भी देश की, बल्कि वे एक चलते फिरते धार्मिक अभिलेखाकार भी की तरह भी काम करते हैं। यानी कि उसमें जो फोटो लगी होती है देवी देवताओं की, प्रतीक चिन्ह लगे होते हैं, सूर्य चंद्रमा की जो आहत सिक्कों पर या फिर वृक्ष की फोटो लगी है, इससे क्लियर होता है कि उस समय के लोग व्यक्ति धार्मिक भी हुआ करते थे। यानी सिक्के जाहिर सी बात है धर्म पर प्रकाश डालते हैं, और प्राचीन धर्म के बारे में सिक्कों से अधिक जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये बात सिद्ध कर चुके हैं। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है बाबू, सॉरी तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है। लघु उत्तरी का दूसरा है और ओवरऑल तीसरा। सिंधु सभ्यता की नगरीय सभ्यता विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी जो नगरीय विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करें। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य नगरीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। नियोजित विन्यास था यहाँ का, यानी नगर दो भागों में बटा हुआ था। एक ऊपरी दुर्ग हुआ करता था जिसको किटाडेल बोलते थे, और एक निचला नगर हुआ करता था जहां पर जो है गांव वगैरह के लोग रहते थे, थोड़ा सा ये डाउन था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी। जैसे 90 डिग्री मतलब कि सड़क एकदम सीधी सीधी हुआ करती थी, ठीक है काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड प्रणाली पर पूरा का पूरा सड़कें बनी हुआ करती थी, समकोण पर काटती थी। दूसरी इसकी विशेषता यह है सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता की जल निकासी प्रणाली यहाँ की बड़ी जबरदस्त। यहाँ की नालियां ढकी हुई होती थी, और उनके बीच बीच में कचरा साफ करने के लिए मैन होल बने होते थे, जो मनुष्य ही खोल करके उसको साफ कर दिया करते थे। यह स्वच्छता के प्रति उनकी उच्च चेतना को दिखाता है कि उस समय भी स्वच्छता कितने अपर लेवल की हुआ करती थी। भवन निर्माण, घरों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। प्रत्येक घर में एक आंगन, रसोई और स्नानागार होता था। स्नान घर, नहाने का घर, खाना बनाने का घर, और एक आंगन हुआ करता था संयुक्त रूप से, जहां लोग बैठ कर खाना वगैरह खाया करते थे। इस तरीके से भवन निर्माण इस तरीके से होता था। ये भी एक विशेषता इसकी जो है एक नगरीय सभ्यता की। इसके अलावा सार्वजनिक भवन होता था एक, जहां पर सभी लोग कभी कभी सभाएं वगैरह किया करते थे। एक स्नानागार भी होता था जहां पर लोग स्नान किया करते थे।
अन्नागार होता था सभी सभी लोगों का, जहां पर लोग अपने अनाज को रखते थे, कोल्ड स्टोर टाइप सॉरी, सार्वजनिक भवन। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार उनके सामूहिक जीवन और प्रबंधन कौशल के अद्भुत उदाहरण आपको है। ठीक है, इस सभ्यता तत्कालीन विश्व की सबसे संगठित और आधुनिक नगरीय व्यवस्था हुआ करती थी। बात आप ध्यान रखिए। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत में लेखन कला की प्राचीनता पर प्रकाश डालिए। देखिए, भारत में लेखन कला विकास। देखिए, भारत में लेखन कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। सिंधु लिपि का विकास आप देखते हैं। लेखन कला का सबसे प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन प्रयास जारी है। अशोक के अभिलेखों में भी आपको मिलता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग कर लेखन को स्थायित्व प्रदान किया। ब्राह्मी लिपि को ही अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। जैसे कि जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खारोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उर्दू वगैरह देखते हैं उल्टा लिखी जाती, तो उल्टा मतलब कि खारोष्ठी लिपि और सीधा मतलब ब्राह्मी लिपि। साहित्यिक साक्ष्य। यद्यपि वेद वेद यानी श्रुति परंपरा सुन करके याद रखने को श्रुति परंपरा कहते हैं, क्योंकि वेद वेद आपौरुषीय है। वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ना वेदों को किसी मनुष्य ने उसको जो है लिखा है, जबकि कोई भी वेद मनुष्य नहीं लिखा है। वेदों को आपौरुषीय कहते हैं, भगवान के मुखारबिंदों से निकला है ये। ठीक है, ये आपौरुषीय रचना है, ये सुन सुन करके याद करी गई है। जैसे कि भगवान ने किसी ऋषि को बताया, ऋषि ने अपने शिष्य को बताया, शिष्य अपने शिष्य को, इस तरीके से श्रुति परंपरा में चलती रही। और जब लिपियों का विकास हो गया तो वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया, वेदों को लिख दिया गया। ठीक है, ठीक है, आधारित थे। लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी जो थी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि जो थे जिन्होंने भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले थे, माहेश्वर सूत्र जिनको कहते हैं, उनके आधार पर अपना अष्टाध्यायी नाम का एक व्याकरण का ग्रंथ लिख डाला और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिख डाली। इन सभी का विकास जो हुआ लिपि के विकास के ही ओर संकेत करते हैं। लिपि का विकास भारत में बहुत प्राचीन था। इसके अलावा विदेशी विवरण, मेगस्थनी जैसे यात्रियों ने भले ही कहा हो कि भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जैसे सोहगौरा ताम्रपत्र लेख जो था इस दावे को गलत सिद्ध करता है और कहता है कि भारत में लेखन कला का विकास था। लेकिन मेगस्थनी जो इंडिका पुस्तक का लेखक है वो चंद्रगुप्त से पहले नहीं आया था, सॉरी चाणक्य से पहले। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है रचना वो इससे मेगस्थनी से पहले की है। ठीक है, ये बिना मतलब के लिख करके चला गया कि नहीं ऐसा नहीं है सब, तो ये दावा इसका खारिज होता है। सोहगौरा लेख में साफ साफ क्लियर है कि भाई यो भारत में लेखन कला का विकास बहुत पहले हो चुका था। अतः भारत में लेखन कला स्वदेशी और ईसा पूर्व की कई शताब्दियां पुरानी है। अगला क्वेश्चन से, पुरातत्व तो एक विज्ञान है, सिद्ध कीजिए। देखिए, आर्कियोलॉजी जो है वो एक विज्ञान है, इसको सिद्ध करना है। लिखेंगे, पुरातत्व केवल पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि यह एक पूर्णतः वैज्ञानिक विषय होता है। इसे निम्नलिखित आधारों पर विज्ञान माना जा सकता है। कौन कौन से आधार हैं आइए समझते हैं। पहला है वैज्ञानिक पद्धति, चूंकि पुरातत्व में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके इसका अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कि पुरातत्व में वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 डेटिंग की पद्धति का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं, और हम जो है थर्मो ल्यूमिनेसेंस जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके हम चीजों को प्राप्त करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके चीजें होती है, इसलिए पुरातत्व विज्ञान जो है एक विज्ञान कहा जाता है। इसके लिए इसको जो है एक वैज्ञानिक श्रेणी में है, चूंकि वो पोटेशियम आर्गन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग ये सब ऐसी पद्धतियां जो कि जो डाटा जो जानकारी हमको देती है वो एकदम से फैक्ट जानकारी देती है, सत्य पर आधारित जानकारी देती है, कोई लाग लपेट की बात नहीं करती, जो सही है उसको सही तरीके से बताने का काम करते हैं। दूसरी बात है, ये वैज्ञानिक इसलिए है, पुरातत्व विज्ञान इसलिए चूंकि व्यवस्थित अन्वेषण यानी कि जिसकी जो एक सिस्टमेटिकल खोज के तहत होता है। जैसे खुदाई हुई तो खुदाई स्तरीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी का एक हिस्सा है जिसमें क्या होता है स्तरीकरण चलता है, यानी कि एक खुदाई हुई तो एक परत मिली तो एक परत की इतनी क्वालिटी है वो हमने निकाल लिया, फिर अगली परत हुई, फिर अगली परत, इस तरीके से हमको परत दर परत जानकारी मिलती रहती है। तो कौन सी सभ्यता पहले आई, कौन सी सभ्यता बाद में है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है, तो ये कार्बन डेटिंग वगैरह के आधार पर चीजें निकाल लेते हैं।
तीसरा विशेषता यह है कि तथ्यों का विश्लेषण, यानी विज्ञान इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि तथ्यों का विश्लेषण भी करती है, और विज्ञान हमेशा तथ्यों का विश्लेषण करता है। विज्ञान है क्या? विज्ञान जो होता है बेटा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान जो होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, तथ्यों का विश्लेषण भी करता है, यानी कि फैक्ट का एनालिसिस करता है। एक पुरातत्वविद जो होता है, यानी कि जो पुरातत्व को खोजने वाला होता है, ठीक है, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वो मिट्टी, वनस्पति के अवशेषों और धातुओं का प्रयोगशाला में विश्लेषण करता है कि जो अवशेष मिले हैं ये सही है या नहीं सही, पूरी जानकारी उसके बारे में ग्रहण करता है, फिर जाकर के कुछ करता है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता, यह विषय कल्पना पर नहीं बल्कि भौतिक साक्ष्यों और प्रयोगों पर आधारित है, यानी कि यह विषय कल्पना पर नहीं बल्कि किस पर, भौतिक साक्ष्यों और प्रयोगों पर आधारित हुआ करता है, इसीलिए वैज्ञानिक। इसके अलावा जैसे भौतिक विज्ञान प्राकृतिक नियमों को जो खोजता है, वैसे ही पुरातत्व जो होता है वैज्ञानिक तरीकों से लुप्त सभ्यताओं को खोजने का काम करता है और खोज करके इतिहास को पुनर्जीवित करता है। इसलिए जहां भौतिक विज्ञान प्राकृतिक नियमों को खोजता है और उसका विश्लेषण करता है, ऐसे ही हमारा ये पुरातत्व विज्ञान जो होता है वैज्ञानिक तरीकों से लुप्त जो सभ्यताएं हैं, जो छिपी हुई सभ्यताएं, उन सभ्यताओं को खोज करता है और उस खोज करके इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम हमारा ये पुरातत्व शास्त्र करता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, ब्राह्मी लिपि के उद्भव के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ब्राह्मी लिपि जिससे विकास हुआ है देवनागरी लिपि का भी। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन लिपियों में से एक है। इसके उद्भव के विषय में विद्वानों के बीच मुख्य रूप से दो मत प्रचलित हैं। पहला मत है विदेशी मत और दूसरा है स्वदेशी मत। विदेशी मूल का सिद्धांत क्या है? कुछ पाश्चात्य विद्वान जैसे कि बुलर नाम के एक विद्वान है, उनका मानना यह है कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो हुआ है वो सेमिटिक या फोनिशियन लिपि से हुआ है। सेमिटिक या फोनिशियन लिपि से विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि का। उनके अनुसार व्यापारियों के माध्यम से यह कला जो है भारत में आई, व्यापारी लोग भारत में आए और उन्होंने लिपियों का विकास करके भारतीयों को लिखना पढ़ना के बारे में बताया ताकि लिपि का विकास हुआ, ऐसा विदेशी लोग मानते हैं, जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अब आते हैं स्वदेशी मत पर, जो हमारे विद्वानों ने कहा। भारतीय विद्वानों जैसे कि गौरी शंकर ओझा साहब हैं, राजबली पांडे जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। इनका तर्क यह है कि ब्राह्मी लिपि पूरी तरह भारतीय लिपि है। उनका मानना है कि यह सिंधु लिपि का ही विकसित रूप है, सिंधु लिपि में जो भाव चित्रात्मक लिपि है इसी को विकसित करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने इसको ब्राह्मी लिपि में कन्वर्ट किया है। यह ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा के नाम पर विकसित की गई है, इसीलिए यह हमारी लिपि है, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, चूंकि ब्रह्मा के नाम से इसको लिखा बनाया गया है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्रह्मा ने इसकी खोज करी है, ऐसा भी मान सकते हैं। ब्रह्मा, ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा के नाम पर इसको विकसित किया गया है, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मी लिपि के बाएं से दाएं लिखे जाने की पद्धति और इसकी ध्वनि व्यवस्था इसे अन्य विदेशी लिपियों से अलग करती है, क्योंकि ऐसा आपको पूरे संसार में किसी लिपि में आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके से आपको देवनागरी या ब्राह्मी लिपि में जो वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है ध्वनियों का, वो आपको और कहीं पर नहीं दिखता है। अलग अलग श्रेष्ठ ध्वनियां जो होती है इसमें आपको दिखाई पड़ती हैं। वर्तमान शोध इसे भारत की मौलिक खोज मानते हैं और भारत में ही इस लिपि का विकास हुआ और पूरे संसार में ऐसी लिपि आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी, इसलिए सिद्ध होता है कि भारत की ही ये लिपि है। ठीक है, और भारत में ही पहले इसका विकास हुआ। 7वां क्वेश्चन, कुषाण सिक्के और उनके धर्म पर टिप्पणी लिखें। देखिए, कुषाण शासकों विशेष करके कनिष्क के सिक्के भारतीय मुद्रा शास्त्र और धार्मिक इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं, जो कनिष्क के सिक्के हुआ करते थे। सिक्कों की विशेषता लिखेंगे। पहली विशेषता, कुषाणों ने बड़ी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। इनके सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति हुआ करती थी और दूसरी ओर देवी देवताओं के चित्र भी हुआ करते थे। धार्मिक समन्वय, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध यानी बोडो, यूनानी देवता हेलियोस और ईरानी देवता मिहिर और हिंदू देवता भगवान शिव के चित्र आपको कनिष्क के सिक्कों पर आपको मिलेंगे। यानी कि इसमें सभी देवताओं, यूनानी बुद्ध, भगवान बुद्ध के फोटो आपको मिले, बोडो जिनको कहते हैं, यूनानी देवता होली हेलियोस, ईरानी देवता मिहिर और हिंदू देवता भगवान शिव के चित्र आपको मिलते हैं। यह दर्शाता है कि कुषाण शासक जो थे वो धार्मिक रूप से अत्यंत उदार हुआ करते थे, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार, बुद्ध की आकृति वाले सिक्के इस बात का प्रमाण है कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म राजकीय संरक्षण में विश्व स्तर पर फैल रहा था, ये भी एकदम से क्लियर था। अतः कुषाण सिक्के तत्कालीन वैश्वीकरण और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न, द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका की चर्चा कीजिए। द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका, देखिए
ईसा की पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में हुए द्वितीय नगरीकरण के पीछे लोहे की खोज सबसे बड़ा क्रांतिकारी कारक रहा है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरीकरण व्यवस्था थी, बाद में फिर नगरीकरण व्यवस्था हुई आपकी लौह युग में, कृषि में क्रांति आती है। लोहे के फाल वाले हलों से कठोर जमीन को जोतना आसान हो चुका था, यानी कि जो हल है उसका विकास हो चुका था, जिससे पैदावार अधिक बढ़ी, अधिशेष उत्पादन हुआ, यानी सरप्लस प्रोडक्शन ने व्यापार को जन्म दिया, जिससे हमारे से ज्यादा अगर हो जाता कोई चीज तो हम उसको बेच देते, तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। जंगलों की सफाई करना शुरू की, लोहे की कुल्हाड़ियों की मदद से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करके खेती और बस्तियों के लिए जमीन तैयार करना आसान हो चुका था। सैन्य शक्ति, लोहे के मजबूत हथियारों ने मगध जैसे जनपदों को शक्तिशाली बनाया, जिससे बड़े साम्राज्यों का उदय आपको सामने आकर के दिखने लगा। ठीक है, तो मगध साम्राज्य को लोहे के आविष्कार ने ही कहीं ना कहीं पे उसको बड़ा साम्राज्य के रूप में विकसित किया। शिल्प का विकास, लोहे के औजारों से बढ़ईगिरी, पत्थर की नक्काशी और अन्य शिल्पों में निपुणता आई। और इस तरीके से संक्षेप में कहें तो लोहे ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल करके रख दिया और नगरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे द्वितीय नगरीकरण में एक सबसे आधार जो है मुख्य कारण बना वो लोहा का विकास बना। 9वां प्रश्न आपका आ चुका है, हिंद यमन सिक्कों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, हिंद यमन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्कों ने भारतीय मुद्रा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता देखिए, हिंद यमन जो सिक्के हैं, यानी हिंदू और यमन जो सिक्के हैं, उनके जो सिक्के हैं उनके दोनों की विशेषताओं को अपने आप में शामिल किए हुए सिक्के लेख युक्त सिक्के हैं। पहली विशेषता, ये पहले सिक्के थे जिन पर राजाओं के नाम लिखे होते थे, राजाओं के चित्र भी छपे होते थे और तिथियां भी लिखी रहती थी, राजाओं का शासनकाल वगैरह लिखा होता था, यानी किस सन में बना ये भी लिखा था। इससे पहले भारत में केवल आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के चलते थे, जिस पर एक विशेष किस्म की मोहर लगी हुई होती थी, जो कि प्रकृति के किसी भी चीज की हो सकती थी, या सूर्य चंद्रमा की हो सकती थी, वृक्षों की हो सकती थी, फूल पत्तियों की हो सकती थी। दूसरी विशेषता, द्विभाषिक और द्विलिपिक, यानी इन सिक्कों पर एक और यूनानी भाषा और लिपि होती थी, यूनानी लिपि होती थी, दूसरी तरफ सिक्के की खारोष्ठी या ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा होती थी, जो भारतीयता को दर्शाती है। जो कि खारोष्ठी और ब्राह्मी लिपि जो थी भारतीय लिपि मानी जाती है। यहाँ पर प्राकृत भाषा भी भारत की भाषा है, जो कि संस्कृत के बाद में पाली भाषा, पाली के बाद में प्राकृत भाषा का उदय हुआ, तो प्राकृत भाषा में सिक्के मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक तरफ तो एक तरफ जो है यूनानी देवी देवताओं की चीजें होती है, दूसरी तरफ भारतीय देवी देवताओं की चीजें, एक तरफ भारतीय भाषा है, दूसरी तरफ यूनानी भाषा, इस तरीके से सिक्के हुआ करते थे हिंद एवं सिक्के। तीसरी विशेषता है कलात्मकता होती थी इसमें, यानी कि क्रिएटिव सिक्के होते थे, अच्छे सिक्के होते थे। ये सिक्के अपनी बनावट और डाई कटिंग तकनीक में अत्यंत सुंदर और यथार्थवादी हुआ करते थे। राजाओं के चेहरों के हाव भाव स्पष्ट दिखाई देते थे यहाँ पर चेहरे पर। ठीक है, चौथी बात विशेषता ये है हिंद यमन सिक्कों की धार्मिक प्रतीक, इन पर अपोलो और ज्यूस जैसे यूनानी देवताओं के साथ साथ भारतीय प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है, भारतीय देवी देवताओं की भी फोटो आपको दिखती है। इन्हीं सिक्कों के कारण से आज हम हिंद यमन राजाओं जैसे कि मिनांडर फर्स्ट वगैरह के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से जान पाते, क्योंकि सिक्कों के माध्यम से इनके बारे में जानकारी हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिनको आपको 500 शब्दों में जिनके उत्तर को आपको लिखना होता है, आइए इस पर हम फोकस करते हैं। परिभाषा लिखेंगे, पुरातत्व की परिभाषा दीजिए तथा भूगर्भ विज्ञान से इसका संबंध बताइए। किसका? पुरातत्व का, आर्कियोलॉजी का। देखिए, पुरातत्व की परिभाषा, आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है पुरातत्व। एक पूरा माने होता है पुराना या प्राचीन, और तत्व माने होता है ज्ञान, यानी कि पुराना ज्ञान को ही पुरातत्व कहते हैं, जिसका अर्थ है कि प्राचीन वस्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरातत्विक वस्तुओं की खुदाई करके प्राचीन काल के मानव की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां थी मनुष्य की पहले की, उनका पुनर्निर्माण करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में सही जानकारी इकट्ठा करना। प्रसिद्ध पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर नाम के विद्वान कहते हैं कि पुरातत्व केवल खुदाई नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के जीवन को खोजने की कोशिश है जो उन वस्तुओं का उपयोग करते थे। यह प्राचीन इतिहास लेखन का सबसे विश्वसनीय आधार रहा है पुरातत्व शास्त्र। इसके द्वारा ही हम ये जान पाते कोई भी जानकारी जो हमारे
ग्रंथों में लिखी है वो सही है अथवा बस ऐसे नाम मात्र के लिए उसको लिखा गया है। पुरातत्व और भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी का संबंध लिखेंगे। देखिए, पुरातत्व और भूगर्भ विज्ञान एक दूसरे के गहराई से जुड़े हुए विषय हैं। पुरातत्व की सफलता काफी हद तक भूगर्भ विज्ञान के सिद्धांतों पर डिपेंड होती है, क्योंकि भूगर्भ विज्ञान जो होता है वो हमको ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, और उसी पर हम खुदाई करके अपना जो चीजें मिलती है उसका हम रिसर्च करते हैं। यानी कि भूगर्भ विज्ञान के द्वारा हमको पता चलता है कोई चीज कहाँ पर है, और पुरातत्व के द्वारा हम उस चीज को उस पर रिसर्च करके हम इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। स्तरीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। भूगर्भ विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्तरीकरण का सिद्धांत है, जिसे पुरातत्व ने अपनाया है। इसके अनुसार पृथ्वी की सतह पर जमने वाली जो मिट्टी होती है उसकी परतें कालक्रम को दर्शाती हैं। अलग अलग परतें जो होती है मिट्टी की, वो अलग अलग कालक्रम को दर्शाती है, अलग अलग समय की परतें होती हैं। ठीक है, तो इससे हमको उस समय के कालखंडों के बारे में विधिवत जानकारी मिल जाती है। भूगर्भ विज्ञान हमें बताता है कि कौन सी परत किस युग की है, जैसे कि हिम युग की परत है, जिससे पुरातात्विक खुदाई में मिली वस्तुओं का काल निर्धारण जो होता है, डेटिंग जो होता है, उसको अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं, जो कि पहले से हमको पता चल जाता है कि कोई मिट्टी या कोई परत किस समय की है, तो इससे हम क्लियर कर पाते हैं। हुआ करते विज्ञान। देखिए, भूगर्भ विज्ञान यह समझने में मदद करता है हमारी कि प्राचीन काल में नदियों का मार्ग क्या था, जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ। उदाहरण के लिए सरस्वती नदी के विलुप्त होने और सिंधु घाटी के नगरों के पतन को समझने के लिए भूगर्भीय साक्ष्य अनिवार्य है। इसके अलावा कच्चे माल की पहचान, पुरातत्वविदों को खुदाई में जो पत्थर के औजार मिले, मूर्तियां मिली या गहने मिले, ये किस प्रकार के पत्थरों, जैसे बलुआ पत्थर के बने हैं या क्वार्टजाइट है, इन सभी से बने हैं। ये सारी चीजें हमको कौन बताता है? भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत हमको पता चलता है कि कोई चीज किस पत्थर की है, क्या है। ठीक है, संगमरमर है या सैल है, किससे है। पर्यावरण पुनर्निर्माण, भूगर्भ विज्ञान की मदद से प्राचीन काल की मिट्टी का परीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि उस समय वहां वर्षा कितनी होती थी और कौन सी फसलें वहां पर उगाई जाती थी। इस तरीके की जानकारी मिट्टी का परीक्षण करके भी हम पता लगा पाते हैं उस समय वर्षा कितनी होती थी, यहाँ तक हम पता कर सकते हैं। तो भूगर्भ विज्ञान ही ये बताता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पुरातत्व वह शाखा है जो मानव इतिहास को भौतिक साक्ष्यों से जोड़ती है, और भूगर्भ विज्ञान वह आधार है जो उन साक्ष्यों को समय और स्थान के संदर्भ में वैज्ञानिक शुद्धता प्रदान करता है। तो इस तरीके से दोनों का आपस में बड़ा जबरदस्त संबंध रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी से क्या समझते हैं? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझाइए। देखिए, गैरिक मृदभांड संस्कृति की अगर बात की जाए, ओक्योर कलर्ड पोएट्री ओसीपी का नामकरण इसके विशिष्ट बर्तनों के रंग के आधार पर किया गया है। इन बर्तनों का रंग गेरुआ होता था या नारंगी होता था, जो रगड़ने पर हाथ में लग जाता था। ठीक है, ऐसे प्रकार के बर्तन हुआ जो अगर रगड़ते तो इसका हाथ में लग जाता था। इस संस्कृति की खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान की थी। यह हस्तिनापुर वही है जो कौरवों और पांडवों के बीच का था। यह संस्कृति मुख्य रूप से गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में फैली हुई थी। मुख्य विशेषताएं जो रही हैं इसकी ओसीपी की, कालक्रम देखें। ओसीपी संस्कृति का काल सामान्यतः 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ऐसे जो है मिट्टी के बर्तन इसी काल में मिले हैं, यानी ईसा मसीह के 2000 साल पहले से 1500 साल पहले के बीच तक। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद और वैदिक काल से पहले की एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है, कह सकते हैं इसको। मृद भांडों की बनावट जो होती थी कैसी होती थी? देखिए, यहाँ के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक यानी कि गोल गोल जो घूमता है वो चाक, इस पर जो है एक कुम्हार बनाता है। ये बर्तन गेरुए रंग के होते हैं, गेरुआ रंग होता है। गेरू गेरू मतलब होता है जैसे कि गेरुआ रंग होता है, जैसे ज्यादा लाल नहीं होता, गेरू रंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा लाल और पीला के बीच में, तो गेरुए रंग के लेप से ढके होते थे। खुदाई में घड़े, तस्तरियां, कटोरे और लंबे हैंडल वाले बर्तन मिले हैं। इन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी और गेरुए रंग का इनका जो है आधार होता था। लाल रंग का इनका मिलता है। हालांकि पानी के संपर्क में आने से इनका रंग जो होता था हल्का पड़ जाता था। ये लोग ये हाथों से रगड़ने पर भी छूट जाया करते थे। ताम्र संचय से संबंध, कॉपर क्वार्ट्ज ओसीपी संस्कृति का गहरा संबंध ताम्र निधियों से माना जाता है। खुदाई में तांबे की कुल्हाड़ियां, तलवारें और मानव रूपी आकृतियां भी मिली हैं, जो इस संस्कृति के लोगों की धातु विज्ञान में निपुणता को भी दर्शाती हैं।
गेरुआ रंग जैसे दिवाली वाली होती नहीं है, मिट्टी का घड़ा वड़ा होता वैसे ही होता था उस पर, लेकिन काले कलर से चित्रकारी भी करते थे उसी बर्तन पर। आवास और कृषि, इस संस्कृति के लोग मिट्टी और बांस की बनी झोपड़ियों में रहा करते थे। वे गेहूं खेती में गेहूं, चावल और जौ की खेती करते थे। पशुपालन भी करते थे। हस्तिनापुर और अंतरजीखेड़ा जैसे स्थानों से इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। खेती और जौ के इन सभी की चीजें, खेती और पालतू पशुओं के। जल प्लावन का साक्ष्य, कई स्थलों पर मिट्टी की परतों में रेत और कंकड़ भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ यह संस्कृति भीषण बाढ़ के कारण से नष्ट हो गई होगी। ऐसा माना था सिंधु घाटी सभ्यता में ये संस्कृति या कोई भी सभ्यता, क्योंकि वहां पर जैसे कंकड़ पत्थर या बलुई मिट्टी मिलती है, इसका मतलब है कि वहां पर बाढ़ जरूर आई हुई होगी। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ओसीपी संस्कृति प्राचीन भारत के उस काल को दर्शाती है जब हड़प्पा की नगरीय चमक समाप्त हो रही थी और ग्रामीण ताम्रपाषाणी संस्कृति गंगा घाटी में जड़ें जमा रही थी अपनी। उस समय की ये जो है सभ्यता थी कौन सी? ओसीपी संस्कृति। ओसीपी माने क्या होता है आपका? जो एक प्रकार से जो मृदभांड है, गैरिक मृदभांड, जो बर्तन बनाने की कला है वो। ठीक है, अगला कुछ समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में के किले में स्थित अशोक स्तंभ पर खुदा प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, उनके बारे में जानकारी का। इसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकीय कवि और संधि विग्रहिक कवि हरिशेन ने चंपू शैली यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। गद्य और पद्य मिश्र शैली को ही चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, उसमें लिखा गया है। ऐतिहासिक महत्व इसका यह है कि सैन्य विजयों का विवरण दिया गया है। इस लेख से समुद्रगुप्त की दिग्विजय और का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं की विजय का उल्लेख मिलता है, जिस पर कब्जा किया था समुद्रगुप्त ने। हर्षेन ने समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी बताया है इसी में, क्योंकि 100 से अधिक युद्ध लड़ा और सभी युद्ध जीता, एक भी युद्ध हारा नहीं समुद्रगुप्त, इसीलिए महान है। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना की जाती है इसकी। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट इसके योग्य नहीं था कि उनकी तुलना इनसे की जाए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट से कहीं अधिक समय के पहले के थे और उनसे कहीं योग्य शासक थे। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हारा था और बुरी तरीके से पराजित हुआ था, मृत्यु के घाट उतरा था लेकिन ये नहीं मरा युद्ध के मैदान में। विदेशी संबंध, प्रशस्ति से पता चलता है कि कुषाण, शक और सिंघल यानी श्रीलंका के राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसीलिए प्रशस्ति इसकी लिखी गई। वे आत्मनिवेदन व कन्यादान जैसी नीतियों से मैत्री संबंध भी बढ़ाते थे समुद्रगुप्त साहब। प्रशासनिक जानकारी, इसमें महादंड नायक, कुमार अमात्य और खाद्य जो है खाद्य 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 टपाकिक जैसे प्रशासनिक पदों का उल्लेख भी मिलता है, जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली को समझने में मदद करते थे। व्यक्तिगत गुण, यह लेख समुद्रगुप्त को केवल एक योद्धा ही नहीं बताता, बल्कि एक महान कवि भी बताता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा संगीतज्ञ भी था, कविराज भी उसको कहते हैं। ठीक है, उसे नारद और जो है तुम्बरु से भी श्रेष्ठ संगीतज्ञ माना जाता है, क्योंकि ये बीड़ा बजाते हुए भी इसको दिखाया गया किसी इनके सिक्कों पर। वंशावली, प्रशस्ति में गुप्त वंश की वंशावली श्रीगुप्त से समुद्रगुप्त तक दी गई है, जो गुप्त इतिहास के क्रम को जोड़ने में सहायता करती है। धार्मिक स्थिति की अगर बात की प्रयाग प्रशस्ति में, यह समुद्रगुप्त के ब्राह्मण धर्म के प्रति झुकाव और अश्वमेध यज्ञ के पुनरुद्धार की ओर संकेत करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के बिना समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहना संभव नहीं होता। यह लेख गुप्त साम्राज्य की नींव और उसके वैभव का सजीव वर्णन प्रस्तुत करती है। सजीव वर्णन प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय सिक्कों पर एक निबंध लिखिए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपदों के पतन और मौर्य साम्राज्य के ह्रास यानी उसके भी पतन के बाद उत्तर भारत में कई गणतंत्रात्मक जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों को जनजातीय सिक्के यानी कि ट्राइबल कॉइन्स कहते हैं। ये सिक्के ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच के माने जाते हैं। प्रमुख जनजातीय गणराज्य और उनके सिक्कों की अगर बात करें तो जैसे एक था योधे सिक्के। योधे एक वीर योद्धा जनजाति हुआ करती थी। इनके सिक्के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आपको प्रायः मिलते हैं। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय भगवान जो युद्ध के देवता हैं और मोर की आकृति प्रमुख है, क्योंकि मोर पर भगवान कार्तिकेय बैठते हैं और देवताओं के लीडर होते हैं उस समय, जब तारकासुर नाम का एक असुर इन सभी को परेशान करता है देवताओं को, तो भगवान शंकर की तपस्या को भंग करके कामदेव ने उत्पन्न किया। तब भगवान शंकर उठते हैं और फिर माता पार्वती से शादी होती है, फिर लड़का होता है कार्तिकेय, और वही कार्तिकेय से वरदान था कि वही कार्तिकेय ही मार पाएगा उसको। ठीक है, वो आशीर्वाद ले चुका था इसीलिए।
मोर भगवान कार्तिकेय की सवारी है, तो इसीलिए उस पर जो है उसकी आकृतियां बनी होती हैं। सिक्कों पर योधेय गाना जय यानी योद्धियों की विजय अंकित है, यानी कि योधेयानाम जय ये लिखा हुआ होता है सिक्कों पर। ये सब चीजें आपको मिलती हैं। दूसरा है मालों के सिक्के। मालों सिक्के अपनी लघुता यानी बहुत छोटे आकार के होते थे, जो मालों सिक्के थे उसके लिए प्रसिद्ध है। कुछ सिक्के तो केवल 1.7 ग्रेन के हुआ करते थे। इस पर मलवाना जय मलवानाम जय लिखा होता था। ये सिक्के राजस्थान के नगर टोंक नाम के सिटी से आपको बड़ी मात्रा में मिले हैं। जनजातीय सिक्कों में अगला सिक्का आपका है अर्जुनायन सिक्के। अर्जुनायन सिक्का की अगर बात की तो दिल्ली जयपुर क्षेत्र के ये सिक्के योधेय सिक्कों के समान ही मिलते हैं। इन पर हाथ की आकृति और पशुओं के चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं। अगला सिक्का आपका कुणिनंद। कुणिनंद सिक्के की बात की जाए तो ये सिक्के उत्तराखंड क्षेत्र के मिले हैं। इन सिक्कों पर हिरण और माता लक्ष्मी की सुंदर आकृति बनी हुई है। ये द्विभाषिक यानी ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखे गए हैं। दोनों लिपि में आपको दिखेंगे, दोनों भाषाओं में आपको दिखेंगे। इसके अलावा औदुंबर सिक्के, इनके सिक्कों पर स्तूप और त्रिशूल जैसे शैव प्रतीक आपको मिलते हैं, जो इनकी धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। विशेषता और महत्व की अगर बात की इन सिक्कों की, लिपि और भाषा, इन सिक्कों पर लेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग, और लिपि है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर सिक्कों पर यही चीजें मिलेगी। गणतंत्रात्मक ढांचा, ये सिक्के राजा के नाम पर नहीं बल्कि गण यानी कि जनजाति के नाम पर बनते थे, ठीक है, जारी किए जाते थे, जो प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत की सिद्ध करते कि भाई ये राजा का नहीं बल्कि पूरे गढ़ के सिक्के होते थे, यानी पूरे साम्राज्य के सिक्के होते थे, मतलब जो एक गढ़ था पूरा का पूरा उनके नाम पर जारी होते थे। सामरिक महत्व, ये सिक्के उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जहां इन जनजातियों ने जो है विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक और कुषाण के खिलाफ संघर्ष किया होगा, वहीं पर ऐसे सिक्के मिलते हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जनजातीय सिक्के प्राचीन भारत के लघु राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता, उनकी वीरता और उनकी स्थानीय पहचान के गौरवशाली प्रतीक रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। मेरी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको बताने का प्रयास किया। इनको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th एंड 6th सेमेस्टर का इस समय कोर्स की व्यवस्था कर दी गई मात्र 150 रुपए में। केवल 5th सेमेस्टर का कोर्स लेंगे तो 100 रुपए फीस है इसके लिए, और केवल 6th सेमेस्टर का लेंगे तो उसके लिए भी फीस 100 रुपए है। दोनों का एक साल देने पर आपके लिए फीस 150 रुपए ही कर देंगे, 200 रुपए ना करके 150 रुपए में मिलेगा। फीस जमा कैसे करना है आपको, जैसे इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 150 रुपए दोनों सेमेस्टर के लिए 5th एंड 6th के लिए भेज देना है। जैसे आप 150 रुपए फीस जमा करेंगे आपको जोड़ दिया जाएगा और आप उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करा सकते हैं, किसी भी दूसरे बच्चे से, किसी दूसरे आपके घर में माता पिता भाई बंधु कोई भी चलाते हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि ऐसा लेक्चर आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इस पर एसएमएस कर जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं।